नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और आज दिन भर जो पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, जो ड्रामा हुआ है, विरोध हुआ है और बैठकों के भीतर से क्या निकल कर आया है, उन सब पर सियासी चौक में आज चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, पोस्टमार्टम होगा। और हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अंकित तिवारी। अंकित, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुशांत जी। सियासी चौक में दरअसल कोशिश हमारी रहती है कि वो सब बताने की जो आपको तस्वीरों के जरिए नहीं दिखता, अंदर क्या होता है बैठकों में नेताओं के बीच। और आज जयपुर में दो बड़ी बैठकें हुई हैं, एक कांग्रेस की वॉर रूम में और दूसरी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। मकसद था कि जो पैनल बनाए गए हैं वो पैनल दिल्ली भेजे जाएं, लेकिन सच ये है कि आज की कांग्रेस की बैठक एक तरीके से सन्नाटे से भरी हुई थी। कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ, मंथन नहीं हुआ जो बाहर कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दे सके। हर कोई नेता बैठक में मौजूद जो था वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बोलने से कतरा रहा। तो जो तस्वीरें भी आई, जो वीडियो भी आया, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। और कांग्रेस में ये हमेशा से परंपरा रही है कि जयपुर में बैठकर टिकट तय नहीं किए जाते हैं। हमेशा से एक औपचारिकता यहां होती है। एक लाइन का प्रस्ताव जैसा आज की इस बैठक में हुआ वो पारित कर दिया गया, आला कमान पर छोड़ दिया गया और अब सारा खेल जो है वो दिल्ली में होगा। कल एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है और बैठकों का एक दौर चलेगा। नाम जा चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है, नेताओं की अपनी अपनी सूचियां पहुंच चुकी हैं। गोगोई के साथ खड़गे की, राहुल गांधी की बैठक हो चुकी है। सचिन पायलट, गहलोत भी जो है वो अपनी लिस्टों का डिस्कशन उनके साथ कर चुके हैं। तो आज की इस बैठक में कोई मकसद नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, केवल औपचारिकता थी। और औपचारिकता के लिहाज से बैठक में डोटासरा जो कि अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि जो जो नाम आपके पास अभी तक आए हुए हैं, जो लिस्टें बनी हुई हैं, वो सौंप दीजिए। उसके बाद आज रात के बाद फिर उन नामों पर कोई विचार नहीं होगा। और 17 को जो एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है कांग्रेस की, उसमें अंतिम मोहर लगेगी। वो मोहर गोगोई की, राहुल गांधी की, खड़गे की, वेणुगोपाल की जो कॉमन लिस्ट है उस पर मोहर लग जाएगी। और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। एक लाइन का प्रस्ताव, और एक लाइन के प्रस्ताव से 25 सितंबर भी याद आता है, क्योंकि 25 सितंबर को जयपुर में एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। आज एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। बाहर आज वॉर रूम की अगर तस्वीरों को देखें तो बड़ी संख्या में वो लोग जुटे थे जो टिकटों का विरोध कर रहे थे। और कांग्रेस में अभी तो टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन संभावित नेताओं के नामों के खिलाफ आज से ही मोर्चा खोल दिया। तो आप सोचिए कि जब नामों का ऐलान होगा तब क्या होगा। अंकित, कांग्रेस में तो एक परंपरा पहले से रही है कि जो कुछ तय होना होता है वो दिल्ली में होता है। हालांकि इस बार कहा जा रहा था कि कुछ बदलाव हुआ है, 2 महीने पहले सूचियां जारी हो जाएंगी, दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन आखिरकार वही जो कांग्रेस का पुराना तरीका है, सारी लिस्टें अब दिल्ली में तय होंगी, नाम दिल्ली में तय होंगे और नेताओं को भी अब दिल्ली के चक्कर काटने होंगे। ये संभवतः तय भी था सुशांत जी। और सीधे तौर पर आपने कहा कि राजस्थान की राजनीति में दो पार्टियों की स्टेट लेवल की कोर कमेटियों की अहम बैठक हुई और दोनों ही बैठकों में नीलबटा सन्नाटा रहा। कह सकते हैं चाय पानी के लिए एक तरीके से बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की बात आपने जिक्र किया, इस बैठक से कुछ खास निकल कर नहीं आया। उम्मीद थी कि सिंगल नाम का पैनल जाएगा, लेकिन बैठक में बैठे नेताओं ने कहा कि सिंगल नाम ना भेजा जाए। जो इस प्रक्रिया के तहत नाम आए हैं सभी नाम एक साथ ऊपर भेज दिए जाए, वहां से जिस पर मोहर लगेगी वो आएगा। लेकिन सहमति इस पर भी नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा नाम भेजे गए तो कमेटी में बैठे ही कई लोगों के नाम भी कट सकते हैं, क्योंकि स्थितियां इतनी बेहतर ग्राउंड लेवल पर राजस्थान में वर्तमान में सत्ता में बने विधायकों की नहीं रही। ये रिपोर्ट ऊपर तक भी पहुंची हुई है और खुद डोटासरा, अशोक गहलोत, रंधावा और गोगोई भी जानते हैं। आज की बैठक में
महत्वपूर्ण मुद्दे तय करने थे, किस तरीके से आक्रामक केंद्र हो रहा है, एजेंसियां हावी होने जा रही हैं और अब प्रचार तंत्र बीजेपी का भी आगे बढ़ गया है। जिस तरीके से उन्होंने टिकट वितरण में बाजी मारी, एक नैतिक दबाव उन तमाम लोगों पर था जो तस्वीरों में कांग्रेस की में दिखाई दे रहे हैं। और इन तस्वीरों में नैतिक दबाव इसीलिए था क्योंकि अब जब चुनाव की घड़ी पास आ गई है तो निर्णय लेना है। निर्णय किसकी सहमति से होगा ये ऊपर से तय भी हो लगभग गया है और इस तय के बाद से आज ये माना जा रहा था कि जो पैनल में नाम जाएंगे वो कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन 14 तारीख तक का वक्त और अलॉट कर दिया गया कि एक बार और भी आप नाम दे सकते हैं, पैनल दे सकते हैं और उसी के आधार पर दिल्ली में जब बैठक होगी नाम तय होकर आ जाएंगे। सूची आने में हो सकता है दिल्ली के बाद थोड़ा सा वक्त भी लगे, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के नेता जो उस बैठक में बैठे थे आज असमंजस से भरे थे, अनिर्णय था। निर्णय कौन लेगा ये तय नहीं था, ये कुछ ऐसा सा दिखाई दिया। और इसके ठीक उलट बाहर का नजारा, जहां ग्राउंड जीरो पर राजस्थान चौक बना हुआ था वहां नारेबाजी हो रही थी। कुछ अंदेशा था कि इनको टिकट मिल रही है, उनके विरोध में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की जा रही थी। जयपुर की सीटों की बात करें या जयपुर के बाहर की, इन तमाम सीटों को लेकर कुछ जगह से आक्रोश टिकट मिलने से पहले दिखने लगा है। यानी बैठक में बैठे लोगों को पता था कि इन लोगों की टिकट फाइनल है, तो क्या ये बैठक केवल दिखावा थी, क्योंकि बाहर के लोग तो कह रहे थे कि टिकट इनको मिल जाएगी और वो आश्वस्त भी नजर आ रहे। तो ये तमाम चीजें चल रही है कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अब गति देगी, क्योंकि टिकट बांटने के साथ अपनी कैंपेनिंग को भी गति देनी है। इस बार एक महत्वपूर्ण चीज संभवतः मुझे ये लगती है, कांग्रेस जिस तरीके से संभावित मान रही है कि राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो चुनाव का पूरा मुद्दा एक जो वायुमंडल में एक दबाव बनता है, उस तरीके से भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर, सांप्रदायिक रंग के मुद्दे पर, पंडितों के साथ हुए अत्याचार, गोकशी की घटनाएं, कानून व्यवस्था, अपराध की ओर लेकर जाएगी। इस मसले पर उन्होंने कहा कि एक तोड़ हम नवरात्र में हमारी पहली सूची निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी श्राद्ध पक्ष में निकाल चुकी है। संभवतः इन्हीं चीजों को लेकर एक साझा भाव बनता भी दिखा। जी। लेकिन अंकित, मैं दरअसल दो ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जब आज बैठक शुरू हुई तो अशोक गहलोत की एंट्री होती है, सब लोग सम्मान पूर्वक खड़े भी होते हैं। सचिन पायलट का भी उनमें जो है वो नाम है, उन्होंने अभिवादन किया। अशोक गहलोत ने रिप्लाई नहीं दिया और सब लोगों की तरफ वो देख रहे थे, सचिन पायलट की तरफ देखा भी नहीं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है बैठक में, चूंकि अध्यक्षता डोटासरा की थी, ज्यादा टाइम वही बोले और बाकी नेता एक तरीके से आशंकित थे कि किसके सामने बोले, किसके लिए बोले, किसके खिलाफ बोले। और जो काम पीसी के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस बार ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच जाकर पैनल बनाएगी, वो सारे पैनल एक तरीके से ताक पर रख दिए गए हैं। दो बड़े फॉर्मूले जो है, पहला सवाल तो ये अंकित कि अगर तस्वीरें इस तरीके से आती हैं, अभिवादन का जवाब अभिवादन से नहीं अगर दिया जा रहा अभी भी, हालांकि अशोक गहलोत ने जो दूसरी तस्वीर, वो बाहर आकर उन्होंने कहा कि 5 साल में जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, छोटी मोटी बातें जो है वो होती रहती हैं, आपको इन्हें भूलकर आगे बढ़ना होगा। भूलकर आगे बढ़ना होगा ये अच्छी बात है, लेकिन भीतर की जो तस्वीर है उससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। कार्यकर्ताओं के लिहाज से ये मनोबल बढ़ाने वाली तस्वीर तो नहीं है अंकित, क्योंकि मिलकर नहीं लड़ेंगे तो फिर जीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सारे सर्वे हाल फिलहाल के जितने भी आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, बल्कि उनका खुद का सर्वे अच्छा नहीं। सीधे तौर पर जिन्होंने ये बात कही कि 5 साल की चीजें भुला दीजिए, उसका एक जिक्र आपने किया कि जब एक वीडियो बाहर आया तो उस वीडियो में अभिवादन के तौर तरीकों में अंतर था, नजरों में मिलान नहीं था, दिल मिलने तो बहुत दूर है। और एक तस्वीर और वहीं से आई, कोर कमेटी में बैठे मंत्री मोबाइल भी देख रहे थे, तो गंभीरता दिखाई देती है कि कितनी गंभीर उस बैठक को लिया गया है। लेकिन इस पूरे मसले पर अगर मैं जिक्र करूं तो भले ही बैठक होनी तय थी और बैठक इस प्रोसीजर का हिस्सा भी थी,
लेकिन जब आप चुनाव के बीच में जनता के सामने जाएंगे, मंच साझा करेंगे और मंच साझा करने के ठीक पहले की तस्वीरें ऐसी होंगी और दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, जो बहुत सारी खबरें मीडिया तक नहीं पहुंच पाई, जो बैठक दिल्ली में हाल ही में थी जिनमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जो चर्चाएं हुई, जो समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दिए, जिस तरीके से सीटों का अलॉटमेंट नेतावार हुआ है, जो सीटें चाहिए थी वो मनवांछित नहीं मिल पाई, टिकट जिनके कटने हैं उनके अधिकार जिन्हें दिए गए हैं क्या वो टिकट काटेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीजें थी और सीधे तौर पर नाराजगी भी थी। एक तय कोटा मान के चला जा रहा था कि अगर वर्तमान में चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो वो संभवतः 150 सीटों का वितरण अपने तरीके से, अपने नजरिए से, अपनी जीत के हिसाब से करेंगे। बाकी जो नेता है वो 50 में सिमटेंगे, लेकिन ये दायरा करीब 80 सीटों तक पहुंच गया है कि 80 से 90 सीटों के बीच में अन्य नेताओं को एआईसीसी हो गई, जिनमें चाहे सचिन पायलट भी मान सकते हैं, रंधावा, डोटासरा की हालांकि गिनती कम कर रहे हैं, लेकिन डोटासरा को भी माना जा सकता है कि रंधावा के कोटे की सीटें डोटासरा को दी जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच में ये अप्रत्याशित था कि जो सिटिंग एमएलएज हैं उनकी टिकट काटने का, टिकट देने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। संभवतः ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आई। बिल्कुल। और अंकित, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन दरअसल कांग्रेस में बहुत पुरानी दिक्कत है, पुराने नामों को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस बार शुरू से कहा जा रहा है कि जिताऊ टिकाऊ, लेकिन जो खबर आ रही है कि सिटिंग गेटिंग जो फॉर्मूला है कांग्रेस का, वर्तमान में जो जीता हुआ विधायक है, मंत्री है, उनको यथावत रखा जाए। हालांकि सर्वे में जो कहा जा रहा है कि 20 के करीब ऐसे मंत्री हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद टिकट उन्हें मिलेगा। लेकिन दो बड़ी बातें, एक तो ये कि अशोक गहलोत के पास एक फ्री हैंड है मुख्यमंत्री होने के नाते कि वो अपने बहुत सारे मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट का फैसला करें, अशोक गहलोत को निर्णय करना है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि इस बार स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल ने अपनी एक सूची बनाई है अंकित, और उस सूची में उनके पास अपना सर्वे है, अपनी टीमों का सर्वे है, जो पार्टी के नेताओं ने फीडबैक दिया है, राहुल गांधी की टीम का सर्वे है, एआईसीसी का सर्वे है, पीसीसी का सर्वे है, उनमें कॉमन नाम जो निकल कर आए हैं उन नामों पर भी मोहर लगानी है। तो हो सकता है कि सीटिंग गेटिंग हो और करीब 100 के करीब हमें इस बार नए चेहरे भी देखने को मिले। देखिए सुशांत जी, एक दोहा याद आ रहा है, हो सकता है इससे संदर्भित हो कि चरखा साध मौन है, तकली पड़ी उदास, करता सब नेता हुए, काते कौन कपास। यानी कि टिकट देना का अधिकार तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन जिताने की जिम्मेदारी लेने में सब पीछे हट रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है चुनाव में। असली काम कार्यकर्ता को खुश रखना, चुनाव में एक पूरी टीम, केवल नेताओं की टीम नहीं, जो नीचे के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, उनकी टीम लेना और सही चुनाव करना। इन सब पर फिलहाल मुझे नहीं लगता बहुत तरीके से होमवर्क किया गया है। और किया इसीलिए नहीं गया क्योंकि अगर कोई जीतता है तो उसके बाद यस मैन की भूमिका तलाशी जा रही है। कांग्रेस का लोकतंत्र की एक अच्छी बात, जैसा जिक्र आपने किया, एक ये भी है कि अगर जीत के बाद बहुमत मिलता है तो विधायक जिसे अपने दल का नेता चुनते हैं, यानी जितने सर या जितने हाथ खड़े होते हैं उनके समर्थन में, उसे बना दिया जाता है। इस परंपरा का पालन संभवतः अभी भी कांग्रेस करती है। और ये लेकिन उस नेता पर गांधी परिवार का हाथ भी होना चाहिए। देखिए आला कमान शब्द इसीलिए बना है, और कमान भले ही इस बार बहुत ज्यादा उनके हाथ में नहीं रही हो, लेकिन फिर भी कहने को यही है कि मुख्यमंत्री तय वही करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन अक्सर किया जाता है ज्यादातर मुद्दों में। तो ऐसे में डर है कि अगर टिकट ज्यादा बांटने का अधिकार किसे मिले और उनके विधायक जीत आए तो भावी संभावनाओं में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस पूरे 5 साल में हम देख चुके हैं पाकिस्तान रही है, और हम ही नहीं, जिस तरह के हालात बने। लेकिन अंकित, एक जो बड़ी बात ये कि भाजपा की पहली सूची जारी हुई, सांसदों के टिकट का विरोध शुरू हुआ, कुछ और नेता भी चपेट में आ गए, पार्टी उसको डैमेज कंट्रोल को बैलेंस करने में जुटी है, कमेटी बना दी गई, लेकिन कांग्रेस में अभी तक पैनल भी तय नहीं हो पाए हैं। कल से प्रक्रिया एक तरीके से जो नाम गए उनमें शुरू होगा,
तीन नाम, उसके बाद फिर सिंगल नाम कैसे 17 तक पार्टी करती है, क्योंकि 50 के करीब नाम ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हैं, तो हो सकता है कि उनको पहले जारी कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए संकट कितना बड़ा है कि पहले से विरोध शुरू हो गए। आज वॉर रूम के बाहर, अभी तक हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इतना सन्नाटा क्यों है, लोग क्यों नहीं आ रहे विरोध करने। आज देखा लोग तख्तियां लेकर आ गए, अपनी टिकट मांगने नहीं आए, लेकिन टिकट काटने के लिए लोग आ गए। और अगर आज देखा जाए तो सरदार शहर से जो मौजूदा विधायक अनिल शर्मा, किशनपोल से अमीन कागजी, फुलेरा से विद्याधर सिंह, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, बयाना से रूपवा से अमर सिंह जाटव, कामा से जाहिदा, सीकर से राजेंद्र पारिक, इन सब नेताओं के खिलाफ वहां के लोकल कार्यकर्ता विरोध करने के लिए आए। कांग्रेस में अगर टिकट बंटने से पहले अंकित ये हाल है, जब टिकट अगर नाम कट जाए बड़े नेताओं के या कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम आ जाएं, तो फिर क्या स्थितियां बने। देखिए, यही था कि राजनीति में अशोक गहलोत एक बड़ी बात कह जाते हैं और कोट भी करनी पड़ती है कि राजनीति में होता है वो दिखता नहीं और दिखता है वो होता नहीं। ये टिकट वितरण के समय ज्यादा संकुचित रहता है। हालांकि अधिकतर जो टिकट्स हैं वो बाहर मैसेज हो गया है। मुख्यमंत्री पिछले 24 घंटे में अलग अलग मिनट्स में मुलाकात में कर चुके हैं और अपना वक्त उन्होंने वहीं बिताया है जहां पर उन्हें टिकट देनी है या जिनकी काटनी है। तो एक मैसेज वहां पर हो गया है और जब विरोध हो रहा है तो वो मैसेज देने की कवायद है कि अगर इनकी टिकट काटनी है तो आधार भी कुछ होना चाहिए। तो हो सकता है जिनका विरोध कर रहे हो उनकी गारंटी नहीं हो, उनकी टिकट कट गई हो और अब एक विरोध उस लेवल पे खड़ा भी किया गया हो कि इनकी टिकट कट रही है तो आधार भी रहे कि भाई जनता आपका विरोध कर रही है। इस एंगल से भी इसे देख सकते हैं। हालांकि जो था वो तो स्पष्ट सबको दिख ही रहा था, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण है सूची का आना और अब कांग्रेस पे एक दबाव भी है कि सूची भी बड़ी हो, क्योंकि कांग्रेस की सूची जिस हिसाब से तैयार होने में देरी हो रही है उस हिसाब से एक दूसरी सूची बीजेपी की आ चुकी होगी। तो करीब 80 नाम बीजेपी के तय हो चुके होंगे। ऐसे में 70 के करीब की सूची पहली कांग्रेस को लानी ही होगी और सूची भी ऐसी, जैसा आपने जिक्र किया सांसदों को चुनाव बीजेपी लड़ा रही है। आप सांसदों के साथ जिनको टिकट दिया गया उनकी आयु का आकलन करेंगे तो आपको लगेगा एक युवा टीम तैयार हो रही है। बीजेपी बी टीम को भेज रही है। राजस्थान में चुनाव प्रचार करने परिवर्तन यात्राओं में कौन से नेता बाहर के आए थे? बीजेपी की बी टीम के, जो केंद्र में बी टीम बन रही है, जिसे आगे आने वाले दिनों में भावी भूमिकाएं मिलेंगी, वो उस टीम को पूरी को यहाँ पे प्रचार के लिए भेजा। उन मुख्यमंत्रियों को चुना गया जो यंग है, बी टीम में आते हैं और बहुत सीनियर नहीं। हालांकि कुछ कुछ जहां 4 शुरुआत हुई वहां पे जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, नितिन गडकरी आए, लेकिन फिर भी जब जिलों में जाना था, वहां पे नुक्कड़ सभाएं करनी थी, उस रथ पे चलना था, वहां पे उन लोगों को भेजा गया। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने ये हो गई है और यहाँ तक बीजेपी में ये बात उठी कि बड़े जो वरिष्ठ नेता है उनका टिकट कटेगा। मेघवाल जी किनारे हो गए। कैलाश मेघवाल का आपने देखा कि उन्हें अंदेशा हो गया, यानी स्पष्ट कह दिया था, वरिष्ठ थे, उन्हें इस पहले कहना जरूरी भी था। सूर्यकांता व्यास का भी विरोध देख चुके हैं। तो ये तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि बीडी कल्ला का टिकट काटने में उन्हें दिक्कत होगी, सीधे तौर पर होगी। और मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि अगर सरकार में आए तो अगले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होंगे। शांति धारीवाल भी पुरानी बातें सब अशोक गहलोत भी समझते हैं कि जो मंच पे कहा जाए उसका तत्कालीन उस वक्त के हिसाब से अपना मायना है। और हालांकि शांति धारीवाल मजबूत नेता है, लेकिन एक बार जीतते एक बार हारते हैं, ये अशोक गहलोत जानते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो सत्ता जब कांग्रेस की सरकार आती रही है तब तब वो जीतते रहे हैं और यूडीएच उनके पास रहा है। और कोटा में इसकी तस्वीरें हमने देखी, कोटा को उसका फायदा भी मिला, लेकिन बाकी पूरे राजस्थान को उसका नुकसान भी हुआ। कल से पूरी प्रक्रिया शिफ्ट हो जाएगी दिल्ली, और जो एक ड्रामा रचा गया था पैनल बनाने का, सब छलावा था, कार्यकर्ताओं को बड़ी निराशा हुई अगर सिंगल नाम नहीं तय हो पाए हैं अभी तक तो। लेकिन बड़ी बात यह कि नाम जो है वो सूचियां जो है वो जा चुकी हैं। आप देखिए अशोक गहलोत की लिस्ट ऑलरेडी चली गई है। सचिन पायलट ने भी अपने नाम जो है वो बता दिए हैं। रंधावा, डोटासरा, बाकी नेताओं से भी फीडबैक लिया जा चुका है। तो बाकी सारी चीजें पार्टी में औपचारिकता है। सचिन पायलट आज जयपुर थे,
वो दिल्ली जाएंगे, कल अशोक गहलोत भी दिल्ली में रहेंगे। पायलट के घर पर आज बड़ी भीड़ रही अंकित, और अब बड़ी संख्या में उन लोगों की मौजूदगी थी जो टिकट चाहते हैं, उनके अपनी टीम के लोग हैं, भरोसे के लोग हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े रहे हैं। और पायलट ने एक तरीके से आश्वस्त भी किया है कि आपके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, आपने पार्टी के लिए काम किया है, आप भरोसा रखिए, आपकी लड़ाई में लड़ूंगा और आपको टिकट भी दिलाऊंगा जहां तक संभव हो। तो ये तो माना जा रहा है कि अपर हैंड अशोक गहलोत का है, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग जो एमएलए मंत्री उनके टिकट उनको तय करने हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जनता के फीडबैक के हिसाब से। लेकिन गहलोत के बाद पायलट की एक बड़ी सूची हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सचिन पायलट की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही वो बैठक में कुछ नहीं बोलते हैं, बैठक के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनते हैं, उसके बावजूद सब जानते हैं कि कांग्रेस की लिस्टों में इस बार पायलट की बड़ी छाप रहने वाली। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री का आज एक बयान आया था, संभवतः आगे आप जिक्र भी करेंगे। उस बयान को आने में एक बड़ी छाप पायलट की मुझे लगती है, अगर राजनीतिक लिहाज से देखें। मुख्यमंत्री ने केसरी सिंह की नियुक्ति पर आज ट्वीट किया। वो पूरा आरपीएससी से जुड़ा मसला दिल्ली में गरमाया हुआ है। इसके अलावा सचिन पायलट की भूमिका पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो विषय संभवतः आगे आप लाएं। लेकिन सचिन पायलट के घर पे भीड़ होना राजनीति संकेतों पर चलती है। अभी जो दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से अशोक गहलोत दिल्ली जाते रहे हैं, आला कमान मैं तीनों को मानता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हालांकि गुट अलग अलग तरीके से होते हैं, हर चीजें अलग नजरिए से देखी जाती है, लेकिन मैं खड़गे जी को निराश नहीं करूंगा, अध्यक्ष हैं आखिरकार। लेकिन फिर भी इन तीनों से मुलाकात के मायने अलग अलग होते हैं और मुलाकात भी सौहार्दपूर्ण। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी अब दिल्ली गए और दिल्ली में बैठक के बाद जो मुलाकातें प्रस्तावित थी, जो चर्चाएं थी, क्योंकि दिल्ली में सब नेताओं का जमावड़ा था, उन्होंने सारी चीजों पर गौर किया। और नेता आजकल टिकट मांगने के लिए अपने सबसे बड़े नेता के पीछे ही रहते हैं कि कब समय मिल जाए, कब गांव में आ जाए और कब रामा श्यामा हो जाए और टिकट उन्हें मिल जाए। ये टिकट का एक सामान्य प्रक्रिया के तहत माना जाता है। लेकिन इस पूरे वाकये के बाद जब सचिन पायलट वापस आए तो एक मैसेज सा गया, टिकटों में भागीदारी सचिन पायलट की भी रहेगी। और नेता आखिरकार भले ही अपना समर्थन बाद में दे ना दे, लेकिन टिकट लेने के की आस में वो कुछ भी कर सकता है, और यही भीड़ वहां पर दिखाई दी। हालांकि सचिन पायलट के घर पर अक्सर मैं कहूंगा कड़की के दिनों में भी भीड़ जुटती हुई दिखाई देती, लोग अपने ज्ञापन लाते थे जब वो मात्र टोंक के विधायक रहे हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं अब तो टिकट वितरण की कुछ सीटें उनके हाथ में है, अपने हिसाब से उन्हें देने की कुछ तो स्वतंत्रता रहेगी, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में अभी भी मिलकर चुनाव लड़ने की बेहद गहन जरूरत है, ये बात संभवतः दोनों नेता समझते हैं और ऊपर भी समझा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले पर चुप्पी एआईसीसी और सचिन पायलट की, और कहते हैं ना, मौन बड़ा खतरनाक है। ये मौन जो सचिन पायलट तोड़ेंगे तो क्या अशोक गहलोत के पक्ष में बोलेंगे या कांग्रेस की नीतियों के आधार पर ही चुनाव में जाएंगे? तो नेता और पार्टी दोनों इस चुनाव में अलग अलग नजरिए से देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, और केसरी सिंह की आपने बात की, दरअसल ये चूक तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पार्टी जो लाइन है कांग्रेस की, पार्टी की रीति नीति के खिलाफ ये नियुक्ति हो गई। और ऐसा पहली बार हुआ अंकित कि मुख्यमंत्री को अपने फैसले पर अफसोस जाहिर करना पड़ा, उन्हें बयान देना पड़ा। और आज शाम को वॉर के बाहर भी वो बोल रहे थे पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि देखिए, मेरा मकसद था कि मैं आर्मी बैकग्राउंड के किसी आदमी को लेकर आऊं, आरपीएससी की छवि को बेहतर बनाऊं, कामकाज को थोड़ा और मैं बेहतर कर सकूं, और मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में जानता नहीं था। एक बार टिकट मांगने के लिए आए थे और तभी मेरा जो है वो परिचय था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आरपीएससी जैसी संस्था में सदस्य की नियुक्ति के वक्त उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाए? क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप आजकल सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति का आकलन 5 मिनट में कर सकते हैं कि ट्वीट क्या करता है, फेसबुक पर कैसी पोस्ट है, यूट्यूब चैनल चलाता है तो क्या बोलता है। इस बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान मेथड है। ऐसे में बड़ी चूक हुई है, बड़ा ब्लंडर हुआ है, और अशोक गहलोत का ये बयान बता रहा है कि उन्हें अपने फैसले पर अफसोस है।
लेकिन सवाल ये कि अब केसरी सिंह सीएम के इस बयान के बाद क्या कोई प्रसंज्ञान लेंगे खुद पर, कोई फैसला खुद पे करेंगे, क्योंकि सरकार तो अब सिफारिश जो है वो करने के बाद एक तरीके से उनके हाथ में बात नहीं रहती है। वो नियुक्ति के बाद शायद अशोक गहलोत अब अफसोस ही जारी कर सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की इमेज पर, पार्टी के भीतर उनकी छवि पर इसका बड़ा असर पड़ा। देखिए, अगर इसमें थोड़ा हम दर्शकों को भी समझा दें, राजस्थान चौक पर लगातार नई अपडेट लेते रहते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में उनकी नियुक्ति हुई, वो 12:20 के करीब अधिकारी ने साइन किए कार्मिक विभाग के यहाँ पे, और अपलोड 12:40 के करीब हुआ। ये चुनाव आयोग के संज्ञान में ऑलरेडी बीजेपी ने ला दिया है और संज्ञान में है, और जब इनके वहां पर ज्वाइनिंग हुई उस समय भी करीब 4 बजे के आसपास उनकी अजमेर में ज्वाइनिंग हुई। तो और ये 12 बजे प्रस्तावित थी बैठक चुनाव आयोग की, तो सबको पता था, और चुनाव आयोग ने प्रेस को भेजे आमंत्रण में भी लिखा था कि इलेक्शन डेट अनाउंस को लेकर है। तो 12 बजे बाद ये सारा प्रोसीजर हुआ, जो दस्तावेज और सब सार्वजनिक पटल पे है। तो संभवतः अगली सरकार जब आएगी तो वो राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को लिखकर दे सकती है कि ये नियुक्ति अवैध है, लेकिन वो उनका मसला रहेगा। अब अगर प्रेजेंट की बात कर ले तो ये अफवाहें भी उड़ी कि मुख्यमंत्री अब इस्तीफा लेना चाहते हैं, लेकिन केसरी सिंह गायब हो गए, फोन नहीं लग रहा। ये ऐसे हुमर्स राजनीति में उठते हैं, और जब चुनाव हो खासतौर पर, और जब प्रमुख तौर पर राजस्थान में दो जातियों में टकराव, जाट और राजपूत के लिहाज से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ऐसा। हालांकि ये टकराव सार्वजनिक नहीं होता है, लेकिन तमाम मंचों पर ये बात की गई, पुराने वीडियो खोदकर सामने आए। राजाराम मील का बयान आया अंकित, राजाराम मील ने कहा कि हमने तो आगाह किया था लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। ये फैसले वक्त पे हुए, जल्दबाजी में हुए। इसमें एक छोटे से पॉइंट पर भी मैं, सुशांत जी, चूंकि आप राजनीति को बेहद करीब से देखते रहे हैं, ये मसला आरपीएससी में नियुक्ति का इतना आसान नहीं था। ये आग का दरिया था जिसपे नंगे पैर जाना था, क्योंकि अजमेर से जयपुर की यात्रा को नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के भीतर अगर अशोक गहलोत किसे मानते हैं, सचिन पायलट को मानते हैं, और सचिन पायलट की वो पूरी यात्रा आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए और बेरोजगारों के साथ पेपर लीक जैसी घटनाओं पर थी, केंद्रित रही। हालांकि इसके बाद सचिन पायलट मौन में चले गए। हालांकि उनकी शर्त थी कि मैंने जो शर्तें रखी है वो तीनों मान ली जाएंगी, जिनमें आरपीएससी मुख्य था। तो यहाँ पर संभवतः हो सकता है एक मैसेज दिया गया हो कि मैं अब किस मुंह से जाऊं, जब ऐसे लोगों को आपने आरपीएससी का नियुक्त कहने के बावजूद बना दिया। तो क्या ये राजनीतिक तीर छोड़ा गया था जिससे कि शिकार किसी और का होना था, लेकिन ये दाव ही उल्टा चल गया, क्योंकि ये बड़ा मतलब महीन विषय था। जो भी रहा है, लेकिन ब्लंडर बड़ा है अंकित, और नुकसान इससे बिल्कुल पार्टी को भी हुआ है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर यूथ में भारी नाराजगी है। पहले से आप जो है पेपर लीक का मसला हो, जिस तरीके से मसले जो लगातार एक के बाद एक सामने आए, सचिन पायलट की यात्रा रही हो, एक पार्टी को डेंट रहा है। आरएस पेपर से लेकर वर्तमान तक युवाओं में जो नाराजगी थी, इससे वो चिंगारी थोड़ी और भड़क गई है, और चुनाव से ठीक पहले इस तरह का फैसला नुकसानदायक होता है। खैर, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं अंकित, और भाजपा में अमित शाह का प्रस्तावित दौरा, हालांकि खबरें आ रही है, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि वो दौरा भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उससे पहले पार्टी के भीतर जयपुर में कोर कमेटी की बैठक, वसुंधरा राजे भी पार्टी दफ्तर पहुंची, और तस्वीरें बता रही हैं उदासी चेहरे पर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पहली लिस्ट में जिस तरीके से उनके समर्थकों के नाम काटे गए हैं, खबर आ रही है कि जयपुर में लगभग जो है, अगर सतीश पुनिया को छोड़ दें तो सारे चेहरे बदलेंगे, और फिर वही कालीचरण सराफ जैसे नाम जो है, अशोक परनामी जैसे उनके कैंप के विश्वस्त लोगों के नाम कट जाएंगे। राजे ने बैठक में बहुत ज्यादा तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वो क्यों उठे हैं, इस पर पार्टी को सोचना चाहिए। एक तरीके से वो संकेत दे रही थी, क्योंकि बैठने वाले तमाम वो लोग हैं जो अथॉरिटी नहीं है, और इस बैठक में अपनी बात को उस तरीके से विरोध के तौर पर दर्ज करवाने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे जानती हैं कि जो फैसला होना है वो मोदी और अमित शाह के स्तर पर होना है। और अब सबके मन में डर सताया हुआ है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, पार्टी चिंतित भी है कि सांसदों को टिकट देने का फैसला कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए, दांव उल्टा नहीं पड़ जाए, और दूसरा, राजे कैंप हो, शेखावत कैंप हो, बाकी लोग हो,
अब सब चिंतित है, शंकित है कि अपने कैंप के लोगों को कैसे टिकट दिलाएं। क्या लगता है आपको, दूसरी सूची भी पहली सूची की तरह चौंकाने वाली होगी? देखिए, पहली सूची को ही दो भागों में बांटा गया है, सूत्र तो ऐसा बता रहे हैं। तो दूसरी हम्म, सूची पर तो चर्चा होनी नहीं है, तीसरी सूची पर चर्चा हो रही थी। आज वैसे टिकट के बारे में कोई भी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि हम्म, सबके चेहरे से आपको भी दिख रहा होगा, ना तो ये टिकट दे सकते हैं और ना खुद ले हम्म, सकते हैं। पहली सूची ने बता स- दिया है सब कि टिकट परेशान है, बेचैन है। बेचैन है, हम्म, समर्थकों को हम्म, जवाब देते हुए नहीं बन रहा हम्म, कि हम्म, क्या जवाब दे, किस आधार हम्म, पर दे। और तय अगर राजस्थान से नहीं हो रहा है, तो दिल्ली कर रही है और दिल्ली को जवाब कौन दे? इन सब हम्म, के चेहरे पर एक अलग मायूसी है और जो पहली सूची में चेहरे आए, उन हम्म, चेहरों ने भी नींदें उड़ाई हुई है। क्योंकि हम्म, अगर वो दिल्ली ने पहली सूची में ही तय किए हैं, तो कुछ सोच कर किए होंगे। उनकी हम्म, भावी भूमिका भी तय कर दी होगी, वरना उन्हें यहाँ भेजने की संभावनाएँ इतनी लगती नहीं। जब यहाँ हम्म, भेजा गया है, तो कोई न कोई ज़िम्मेदारी के साथ, कोई न कोई भाव के साथ भेजा गया है और एक मैसेज 41 की सूची में दे दिया है कि भई युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पार्टी के लिए समर्पित है और कुछ कर गुज़रने की क्षमता लिए हुए हैं और दूसरी लेयर में आते हैं। यानी हम्म, आप टॉप लीडरशिप की बजाय दूसरी सूची में आते हैं, तो आपको प्राथमिकता दी जा रही है। ये संदेश दे दिया गया और अब संदेश के बाद वहां से फ़ोन लाइन्स एंगेज आ रही हैं। यहाँ से वहाँ फ़ोन जा रहे हैं तो कह रहे हैं साहब व्यस्त हैं, ब बात करेंगे आप नाम नोट करा दीजिए। अब नाम नोट कराने के बाद वापस कॉल बैक आ नहीं रहा। सूचनाएँ आती हैं कि हाँ, डैमेज होगा, तो उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए ही तो आप लोग हैं, तब मिलिए हम्म, डैमेज कंट्रोल हम्म, कीजिए। वहाँ से डैमेज हम्म, कंट्रोल के लिए किसी के पास फ़ोन नहीं आया। जब वहाँ से हम्म, फ़ोन नहीं आ रहा है, तो सीधा समझ रहे हैं कि भई उनका निर्णय अंतिम है। 41 सीटों में तो बदलाव संभव है नहीं और आगे भी जो नाम आएँगे, वो ऐसे हम्म, चौंकाएँगे जिससे लगेगा कि राजस्थान की राजनीति एक नए कलेवर में, नए रंग में ढल रही है। अनुभव के हम्म, मिश्रण के साथ युवा जोश और महिला शक्ति का आगाज़ इस राजस्थान के चुनाव में दिखा देंगे। और दूसरी बात, जो पहली सूची है, उसमें ज़्यादातर सीटें तो हारी हुई थी। खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए उन्होंने दाँव लगा दिया और दाँव ऐसा लगाया कि अभी से आकलन करने बैठ गए कि इस सूची में जो नाम है, वो 60% जीतेंगे, हम्म, 40% पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जब ऐसे हम्म, नाम, ऐसी चीज़ें आकलन साफ आते हुए दिखाई दे रही है, तो जब बाकी हम्म, सूचियाँ आएँगी, तो उससे ये भी तय हो रहा है कि मेहनत दिल्ली की तरफ से कड़ी की गई है। हम्म, जिन उम्मीदवारों में से कुछ को टिकट ऑब्लिगेटरी दी गई है, उनसे हम्म, उम्मीदें भी नहीं थी और वहाँ से किसी का भी जीत पाना मुश्किल भी नहीं था। ऐसे में हम्म, कई जो कुछ सीटें हैं, करीब 4-5 सीटें ऐसी हैं, जहाँ हम्म, उन्होंने कहा ठीक है, हम्म। माना जाएगा बिल्कुल, बात। बिल्कुल अंकित। और जो आज की बैठक में टिकट वितरण को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा जो आज का मसौदा था वो यही था कि कैसे डैमेज कंट्रोल हो, बागियों को कैसे मनाया जाए, और बागियों को मनाने में वसुंधरा राजे सबसे बड़ा रोल निभा सकती हैं, क्योंकि जितने बागियों ने ताल ठोकी है वो सारे उन्हीं के कैंप हैं, और आने वाले दिनों में संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन राजे की तरफ से ऐसी कोई बात, ऐसा कोई भरोसा, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है आज की इस बैठक में कि वो कोई प्लान वो उनकी तरफ से आया हो। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान भर के नेता जो उनके कैंप के हैं वो लगातार उनके घर पर आ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी पीड़ा, अपनी शंकाएं बता रहे हैं। लेकिन राजे ने केवल ये कहा है कि सब्र कीजिए। अंकित, कब तक ये सब्र चलेगा? क्योंकि तूफान भाजपा में जो शुरू हुआ है, कहीं बड़ा बवंडर उसका रूप नहीं ले ले और दांव उल्टा नहीं पड़ जाए। देखिए सब्र के चक्कर में ही तो 2 दिन तारीख और बढ़ गई है। हम्म, मतदान की तारीख 25 हो गई है, लेकिन हम्म, फिर भी मैं कहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है, ये सुना है, लेकिन सब्र के अलावा कोई विकल्प अब छोड़ा नहीं है। हम्म, आपने कदम दर कदम पर कतरे हैं और हम्म, अब संभावनाएँ हैं कि आप उस स्तर पे आ गए हैं कि तुरंत अगर आप निर्णय लेते हैं, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। आप हम्म, निर्णय भी लेते हैं तो आपके पास पूरी ऐसी फ़ौज है, जो सक्रिय कम रही है। वो केवल और केवल जीतती इसीलिए आई है कि आप एक चेहरा रहे और उस चेहरे के साथ-साथ केंद्र में अब सत्ता भी रही, तो ये तमाम चीज़ें हुई और पार्टी का एक कैडर बेस, एक पार्टी का कार्यकर्ता कार्यकर्ता साथ। रहा। क्योंकि राजपाल सिंह अगर ये कहें
कि 15 साल मैंने पार्टी को खड़ा किया, तो ये उनकी गलतफहमी है। पार्टी की वजह से वो थे, पार्टी ने टिकट दिया तो वो चुनाव जीत रहे थे। ये किसी भी नेता, खासतौर पर भाजपा में तो गलतफहमी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और जिसको गलतफहमी थी वो अपने दम, अपने तेवर पहले दिखा चुके हैं। एक लंबी लिस्ट है भाजपा में ऐसे नेताओं की अंकित, जो समय समय पे बागी हुए, फिर साइडलाइन हो गए, हाशिए पे चले गए, गुमनामी में चले गए, कुछ लौट के आए, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं रही। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है राज्य के पास, और सब्र के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं। लेकिन समर्थक हो सकता है कि नहीं माने, नाम कटेंगे, जनता से आवाज उठेगी तो चुनाव वो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फिर पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कोशिश इसीलिए हो रही है कि बागियों को मनाया कैसे जाए, क्या फॉर्मूला निकाला जाए, क्या भरोसा दिया जाए, क्या आश्वासन दिया जाए। लेकिन पार्टी के एक नेता जो पार्टी लाइन से अलग कहें या अपनी लाइन बड़ी खींचने की कवायद में जुटे हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा, टिकट मिला है विधायक से, चुनाव प्रचार में लगना चाहिए सवाई माधोपुर से, लेकिन वो तो अभी लगे हैं पेपर लीक के मसले पर। और एक बड़ा धमाका सुबह उन्होंने किया नामों का खुलासा करके, और देर शाम होते होते वो ईडी की कार्रवाई तक पहुंच गए। और जो एक बड़ा दावा उन्होंने किया, गणपति प्लाजा जयपुर का आज ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग गणपति प्लाजा चर्चा का विषय बना हुआ था। करीब जो है लोकर में बताया कि करीब 500 करोड़ का काला धन, मैं सही कह रहा हूं अंकित, 500 करोड़ की राशि का दावा किया है। इतनी बड़ी राशि किसकी है? ईडी की टीम वहां पहुंची कुछ देर पहले। क्या अपडेट अंकित, क्या जो दावा कर रहे हैं वो निकलेगा, वहां पर मिलेगा? देखिए सुशांत जी, अगर आपको ध्यान हो तो जब ईडी के छापे पड़ रहे थे तो मैंने कहा था एक खबर में कि अभी कुछ लॉकर्स खुलने बाकी हैं जिनमें बड़ी मात्रा में कैश है, और वो लॉकर शायद उस वक्त इसीलिए नहीं खोले गए कि आचार संहिता का इंतजार किया जाए, और ईडी को कंफर्म था कि इन लॉकर्स में पैसा हो सकता है, ये लॉकर वही भी हो सकते हैं। हालांकि आज ईडी की जबरदस्त कार्रवाई रही, और ईडी की कार्रवाई से ज्यादा चर्चा किरोड़ी लाल मीणा के इस पूरे प्रकरण की रही। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा प्रेस वालों को, आइए, एक बिल्कुल फिल्मी तरीके से था। मुझे रामगोपाल वर्मा की याद आ गई उस वक्त कि कहीं किरोड़ी लाल मीणा डायरेक्टर तो नहीं हो गए किसी फिल्म के, और आइए चले दिखाते हैं आपको। और एक पूरा मीडिया किरोड़ी लाल मीणा को सीरियसली लेता है, क्योंकि कोई ना कोई मसाला इस तरीके का टीआरपी के लिहाज से दे जाते हैं। लेकिन एक धमाका आज कर देंगे एक मॉल में, शॉपिंग मॉल में, जहां प्राइवेट लॉकर्स हैं, और प्राइवेट लॉकर्स भी इसीलिए होते हैं कि पहचान छुपाकर लिए जा सकते हैं। उनकी केवाईसी के प्रावधान इतने कड़े नहीं होते, उन्हें केवल फीस से मतलब होता है जो शुल्क उनसे लिया जाता है, वरना तो सभी बैंकों में भी लॉकर है। प्राइवेट लॉकर लिए गए हैं, उनको ऑपरेट किसी और नाम से ले ले, ऑपरेट कोई और करता हो, इस आधार पर जब, और उस लॉकर रूम में जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंच सकते हैं तो आप देख सकते हैं सुरक्षा तंत्र भी कितना बढ़िया हो सकता है। तो इस आधार पर कार्रवाई हुई, और उसके बाद कर विभाग के अधिकारियों का पहुंचना, ईडी के अधिकारियों का वहां पहुंचना, सीआरपीएफ की टीम का पहुंचना, और इस पूरे मसले पर निर्वाचन विभाग और चुनाव आयोग की निगाहें भी होना दिखा रहा है कि जब पैसे निकलेंगे उनमें से, जाहिर है धन तो है। किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे मसले को 2-2.5 साल से पका रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सबूत ईडी के हाथ में भी, हमारे रिसोर्स जो पूरे हैं, जो सूत्र हैं, वो हमारे बता रहे हैं कि ईडी को पहले से जिन लॉकर्स पर शक है उन्हें सीज किया हुआ है, और उन्हें अभी खोलने की तैयारी है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने ये पूरा आज जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया में ईडी इनकम टैक्स को इन्वॉल्व कराने में सफल हुए, यानी कानूनी तौर पर और लिखित तौर पर उन्होंने उन तमाम प्रक्रियाओं को ले लिया जिसके तहत लॉकर अब तभी ऑपरेट होंगे जब इनकी जांच हो जाएगी, और इस जांच के बाद सीधे तौर पर कह सकते हैं सबूत तो हाथ लगेंगे, क्योंकि लॉकर केवल चाबी के लिए नहीं लिए, उसमें धन रखने के लिए लिए हैं, और स्टेटस सिंबल के तौर पर वो देखे नहीं जाते। और गणपति प्लाजा एक जगह भी है, इस छोटा सा जिक्र भी कर दूं, जयपुर में जब भी बड़ा कारोबारी छापा होता है, किसी ठेकेदार पर होता है, किसी शराब माफिया, बजरी माफियाओं पर होता है, या किन्हीं और लोगों पर होता है, शराब और बजरी माफिया नहीं कहूं, कारोबारी, मैं इसमें थोड़ा भूल सुधार कर लेता हूं, हो सकता है, लेकिन उन जो लोग अवैध तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लॉकर भी वहां हैं। तो लेकिन वो लॉकर गणपति प्लाजा इसलिए भी चर्चा में रहता है कि कोई भी बड़ा ब्रांड हो, उसकी
डुप्लीकेट कॉपी भी वहां पर मिलती है। अगर आप कोई बड़ा ब्रांड का जूता लेना चाहें, मोबाइल फोन, आपको वहां पे हो सकता है आईफोन भी आपको डुप्लीकेट मिल जाए या पुराना मिल जाए या ठीक कंडीशन में अच्छे पैसों में मिल जाए। तो एक तरीके से उसकी एक इमेज जो है गणपति प्लाजा की, वो इस तौर पर भी है, कोई बहुत अच्छी इमेज गणपति प्लाजा की या अच्छी वजहों से चर्चाओं में वो कभी नहीं रहा। देखिए, गुलाब जी की चाय ही अच्छी है बस वहां पे। बस। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गणपति प्लाजा में ये जो पूरा आज का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद राजस्थान में एक बड़े नेक्सस का खुलासा भी हो सकता है। हालांकि लिखित में उन्होंने दिया है, साथ में अब जब ईडी और इनकम टैक्स जांच कर रही है तो पूरी लिस्ट मंगवा ली गई है कि ये हैं किन किन के, और अब उस लिस्ट के आधार पर दोनों ही विभाग, क्योंकि खुफिया विभाग है और वो जांच करने में विश्वास करते हैं, सबके नाम उस लिस्ट में आ गए हैं और उनकी जांच होगी, ये तय मानिए। जिन जिन के लोकर वहां पे हैं, उनके खातों की बही की, उनके नाम की तस्दीक होनी तय है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा मसाला उन्होंने और एक बड़ी खुराक किरोड़ीलाल मीणा ने जाने अनजाने में आयकर विभाग और ईडी को भी दे दी है। लेकिन इसका पार्टी को फायदा भी होगा, राजनीतिक लाभ भी होगा, और एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो बनाने की कोशिश है वो भी इसमें भी कामयाब होंगे। अगर नामों का खुलासा होगा तो अगर वो नाम जिस भी पार्टी से जुड़े हुए, जिस नेता से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता जो ईडी के टारगेट पर हैं या जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर चुकी है। पेपर लीक के मसले पर अंकित, बड़ा शर्मनाक एपिसोड रहा है राजस्थान की इस 5 साल की सरकार के लिहाज से। सरकार ने कोशिश की कानून कड़ा बनाने की, लेकिन जो सरकार के इर्द गिर्द के लोग, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के जो लोग रहे, दिनेश खोड़निया एक बड़ा नाम आदिवासी बेल्ट से, और कहा जाता है कि वहां के लोकल सीएम वही हैं। दिनेश खोड़निया ने जो तय कर दिया वो फाइनल हो जाता है। राहुल गांधी की मीटिंग वो करवाते थे, अभी खड़गे की जो मीटिंग हुई उसमें बड़ा योगदान था। भीड़ लाने के साथ साथ नियुक्तियां हो, तमाम वो चीजें वो दिनेश खोड़निया तय करते थे। और दिनेश खोड़निया पर ईडी की कार्रवाई, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ, एक पुराना कांग्रेसी चेहरा स्पर्धा चौधरी का, हालांकि अभी वो आरएलपी में बताई जा रही हैं उनके खिलाफ, और ये सारी कड़ियां जिस तरीके से सारण से, ढाका से, बाबूलाल जो कटारा है उनसे जिस तरीके से जुड़ी हैं, ये भी एक बड़ा नेक्सस रहा है। और इस नेक्सस को राजस्थान में एजेंसियां ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाई अंकित, और यही कारण रहा कि ईडी इस पूरे मामले में कामयाब हो रही है। देखिए, एक बड़ा नेटवर्क है और पेपर लीक के मामले में ईडी के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा इसे हमने मिशन की तरह लिया है, और इसमें जो सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण, खासतौर पर भूपेंद्र सारण और बाबूलाल कटारा, एक तरीके से उन्होंने सब कुछ उगल दिया, और वो उनसे जो सबूत मिले तब देवेंद्र खोड़निया तक पहुंचे, और देवेंद्र खोड़निया के रिश्ते राजस्थान की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी से इतने गहरे ताल्लुकात माने जाते हैं कि राजनीति में हड़कंप मच गया, और चुनाव प्रबंधन के बीच में जा रहे हैं, और चुनाव प्रबंधन का कम से कम 20% हिस्सा दिनेश खोड़निया के पास था। तो ऐसे में ईडी जब उसके पास पहुंच गई है, तो आप समझिए कि राजस्थान कांग्रेस की आगामी चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ गया है। और ये इसीलिए, और इस पूरे मसले में ईडी के पास सबूत थे कि दिनेश खोड़निया बाबूलाल कटारा से मंथली कुछ धनराशि भी लेता था। वो धनराशि मंथली ली जा रही थी, और इसके अलावा भी कई मसलों पर कई प्रॉपर्टियां, कई दस्तावेज ऐसे हैं। अभी ईडी की कार्रवाई सब जगहों से, क्योंकि ईडी ज्यादातर दिन में कार्रवाई करता है, और पूरे दस्तावेज ले जा चुके हैं। हालांकि ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन एक मैसेज दे दिया है कि आपको कभी भी ईडी दफ्तर अब बुलाया जाएगा, नोटिस के जरिए बुला लेंगे। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के राजनीतिक मायने है, वो खुद एआईसीसी मेंबर हैं, उदयपुर से टिकट के दावेदार हैं, उस पूरे इलाके में किसको टिकट देनी है उनकी राय महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को जो एक सलाहकार मंडल की भूमिका में हूं, और पूरे उस कह सकते हैं कि एक उस गोल घेरे के अंदर हो जहां से सीधी एक्सेस सीएम के पास हो, उस व्यक्ति पर ईडी का जब छापा पड़ा है, और अगर वो कुछ ऐसे राज खोल देता है
जिसकी दस्तक कई अन्य सफेद पोस्ट नेताओं तक भी जाएगी। तो इस मसले में कई ऐसी सामग्री मिलेगी जो ईडी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी और इस पूरे पेपर लीक कांड में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ साथ एक नाम और स्पर्धा चौधरी का भी आया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़ी हुई है, पहले कांग्रेस की नेता रही है, उनका नाम भी सामने आया। वो सुरेश ढाका की संभवतः महिला मित्र रही हैं। उनके हिसाब से इस पूरे मामले में उन पर भी कार्रवाई होना दिखा रहा है कि पेपर लीक से जुड़े कोई भी व्यक्ति को अब छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं दोनों ही मामलों में, चाहे लोकर का मसला हो और पेपर लीक के पूरे एपिसोड में जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं आने वाले दिनों में। और मोदी का वो बयान भी हमें याद रखना चाहिए जो उन्होंने जयपुर की सभा में दिया था और कहा था कि माफियाओं को खत्म किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और वो इशारा था कि ईडी ने, जैसा कि अंकित ने बताया, कि एक मिशन के तौर पर वो काम कर रही है और राजस्थान की राजनीति में इस बार ईडी की कार्रवाइयां तो चर्चित हैं, लेकिन वोट डालते वक्त जो है खासतौर पर युवा वोटर के जहन में पेपर लीक का मसला बहुत गंभीरतापूर्वक रहने वाला है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया अंकित, और सियासी चौक के, राजस्थान चौक के सभी हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।